हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों। ये क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की है, जिसमें आज हम जानेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस वो भी टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर न करते हुए देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में विभक्त किया है। प्रत्येक अवस्था संज्ञानात्मक संरचनाओं में तालमेल बिठाने के बालक के प्रयासों के एक भिन्न रूप को अभिव्यक्त करती हैं। 4 अवस्थाएं हैं और चारों अवस्था अलग अलग समय अवधि की हैं। प्रत्येक अवस्था एक विशेष समय अवधि के उपयुक्त होती है तथा प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्था से अधिक उपयुक्त होती है। यानी कि हर एक अवस्था जो है, आप जैसे जैसे अवस्थाओं में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे बहुत ही बेहतर अवस्था आपको मिलती चली जाएगी। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी देखिएगा। पहली अवस्था है संवेदी पेशीय या सेंसरी मोटर स्टेज जिसे हम कहते हैं। ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे कहते हैं। ये अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। अगली है ठोस संक्रिया की अवस्था। ये 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। और अगली है चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ये वयस्कावस्था के प्रारंभ तक मानी जाती है। तो ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं जीन पियाजे ने। अब इन्हीं अवस्थाओं को हम बहुत ही डिटेल से एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा, पहली जो अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, ये सेंसरी मोटर स्टेज, ये क्या है तो ये है जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसके अंदर भी आपको 6 उप अवस्था मिलेंगी। पहली ये स्टेज है संवेदी पेशीय अवस्था, इसके अंदर 6 उप अवस्था है। देखिएगा, पहली उप अवस्था क्या है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। यह जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है। जब बालक 30 दिन का होता है कोई शिशु, तो इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रिया या रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ करता है। इन प्रतिवर्त क्रियाओं में चूसने का प्रतिवर्त सबसे प्रबल होता है। आप देखते होंगे बच्चे जब एकदम छोटे होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 1 महीने का जो शिशु होगा, वो हर चीज़ अपने मुंह में रखकर चूसने लगता है। तो ये क्या है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था है। चूसने को सबसे ज़्यादा बालक यहाँ पर शिशु क्या है, प्रबल रहता है। आगे देखेंगे इसकी दूसरी उप अवस्था क्या है, तो प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है। यह अवस्था 1 से लेकर के 4 माह की अवधि तक होती है। और इस अवस्था में शिशुओं की प्रतिवर्त क्रियाएं उनकी अनुभूतियों के द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और एक दूसरे के साथ अधिक समन्वित हो जाती हैं। तो इन व्यवहारों को प्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें दोहराई जाती हैं। बालक कोई भी चीज़ है तो वो बार बार दोहराएगा। अगर कोई चीज़ उसे अच्छा लगेगा, शिशु जो है 1 महीने से लेकर के 4 महीने का जो शिशु है, उसे अगर कोई चीज़ वो देख रहा है तो बार बार वही क्रिया करेगा, यानी कि वो दोहराएगा। आगे देखेंगे तो तीसरी उपावस्था है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। ये क्या है, तो ये अवस्था 4 से लेकर के 8 महीने की होती है। और इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, ना कि अपने शरीर को प्रतिवर्त क्रियाओं पर देता है। तो इसके अलावा वह जानबूझकर कुछ ऐसी क्रिया को दोहराता है, कुछ ऐसे कार्य दोहराता है जो उसे सुनने या करने में रोचक या मनोरंजक लगते हैं या उसे अच्छे लगते हैं। अगली चौथी उप अवस्था क्या है, तो इसकी गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था है। यह अवस्था 8 माह से लेकर के 12 माह तक होती है। और इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुँचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, यदि कोई खिलौना छुपा दिया जाए बालक से, तो वह क्या करेगा, वह उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोज जारी रखता है। उसे लगता है कि हाँ ये चीज़ छुपा दी गई है, तो वह उसे खोजने लग जाता है। इसके द्वारा शिशु वयस्कों द्वारा किए गए कार्यों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। जैसे जैसे आप उसके सामने कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हो तो वह आपका अनुकरण करना स्टार्ट कर देगा। वो चीज़ों को देखेगा जैसे वैसे ही करना स्टार्ट करेगा।
इस अवधि में शिशु जो स्कीमा सीखता है, जिस भी चीज़ का स्कीमा अपने माइंड में बना लेता है, उसका वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना भी प्रारंभ कर देते हैं। तो ये चौथी उपावस्था है। आगे देखिएगा 5वीं उपावस्था क्या है, तो ये तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है। यह 12 माह से लेकर के 18 माह की होती है और इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। वह गलती करेगा फिर उसे सुधारेगा, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड वो अपनाएगा। इस अवस्था में बालक की अपनी शारीरिक क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है और वह स्वयं खुद कुछ वस्तुओं को लेकर के प्रयोग करने लगता है। तो बालक में उत्सुकता, अभिप्रेरक अधिक ज़्यादा हो जाता है तथा उसमें वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक हो जाती है। जैसे आप खुद ही देखते होंगे, 1 साल का जो बालक है या फिर 1 साल से ऊपर का जो बालक है, 18 माह के बालक आप कहेंगे, तो 18 माह के जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें कोई खिलौना दे दिया जाए तो उसे तोड़ फोड़ कर देखेंगे कि ये कैसे बनाया गया है। तो ये चीज़ होती है। अगली अवस्था 6वीं है। 6वीं उपावस्था क्या है, तो मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह अंतिम उपावस्था है जो 18 से लेकर के 24 माह की होती है। यह ऐसी अवस्था है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो किसी चीज़ को सोचने लग जाता है इस अवस्थी में। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे उसे दृष्टिगोचर नहीं होते, यानी कि उसे दिखाई नहीं देते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं दिखाई देता है उसे, फिर भी वह उसके बारे में सोचने लग जाता है। तो इस गुण को वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा जाता है। अगर आप उसका कोई खिलौना छुपा देंगे तो उसे, अगर उसके सामने कोई चीज़ है मान लीजिए और अचानक से आपने छुपा दी, तो उसे ये चीज़ पता है कि हाँ आपने छुपाई है, जो चीज़ उसके सामने नहीं, फिर भी वो उसके बारे में सोच लेगा। तो ये अवस्था होती है। अब देखेंगे अगली जो अवस्था है, जो जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई हैं, उसमें से पहली अवस्था हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष की होती है और यह प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इस अवस्था को जीन पियाजे ने 2 अवधियों में बांटा है। इसे भी 2 अवधियों में बांटा है। कौन कौन से, तो पहला प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो कि 2 से 4 वर्ष तक है और दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि जो 4 से 7 वर्ष तक होती है। अब पहली देखिएगा, तो प्रथम अवधि है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। क्या है, तो इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। सूचकता से तात्पर्य इस बात से होता है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज़ के लिए किया जाता है। जीन पियाजे ने 2 तरह की सूचकता पर बल डाला है। पहला है संकेत, यानी कि सिंबल, तो किसी ठोस वस्तु की मानसिक चिंतन का दूसरा नाम क्या है, संकेत है। संकेत यानी कि सिंबल तथा ठोस वस्तु में अधिक सादृश्यता होती है। जैसे जब बालक अपनी माँ की आवाज़ को सुनता है तब उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बन जाती है, जो संकेत का उदाहरण है, यानी कि ये क्या है, सिंबल है। जैसे ही उसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, उसके मन में माँ की मूर्ति बन गई या फिर माँ की उसका फेस आ गया उसके मन में। तो ये चीज़ ये क्या है, सिंबल है। अगला है साइन यानी कि चिन्ह। तो चिन्ह में वस्तुओं यानी कि ऑब्जेक्ट में जिनका बालक मानसिक चिंतन करते हैं, इतनी अधिक सादृश्यता नहीं होती है। चिन्ह में वस्तुओं और घटनाओं का एक अमूर्त चिंतन होता है। चिन्ह शब्द या भाषा के अन्य पहलू जब सामान्य चिन्ह के उदाहरण हैं। जीन पियाजे ने संकेत और चिन्ह को प्राक संक्रियात्मक चिंतन का महत्वपूर्ण साधन या टूल्स माना है और इस अवस्था में बालकों को इस सूचकता का अर्थ समझना होता है तथा साथ ही साथ उसे अपने चिंतन एवं कार्य में उसका प्रयोग करना भी सीखना होता है। तो इसे जीन पियाजे ने लाक्षणिक कार्य की संज्ञा दी है। जीन पियाजे ने बताया है कि बालकों में लाक्षणिक कार्य मूलतः 2 तरह की क्रियाओं के द्वारा होता है, अनुकरण और खेल। तो अनुकरण की प्रक्रिया द्वारा बालक सूचकता को सीखते हैं। उदाहरण देखिएगा, बालक जब माँ को
फूल को फूल कहने का अनुकरण है तो वह धीरे धीरे फूल एवं उसके अर्थ को भी समझ जाता है। पहले क्या किया, उसने अनुकरण किया, क्योंकि उसकी माँ फूल कहती थी तो उसने भी फूल कहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि फूल होता क्या है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी एज बढ़ती गई, उसको इसका अर्थ भी समझ आने लगा। खेल के माध्यम से भी बालक सूचकता के अर्थ को समझते हैं तथा उसका सही सही प्रयोग अपने चिंतन और क्रियाओं में करना सीख लेते हैं। आगे देखिएगा, जीन पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक चिंतन की 2 सीमाएं भी बताई हैं। कौन कौन सी लिमिटेशन है देखिएगा। तो पहला जीववाद है। एनिमिज्म क्या कहता है, तो जीववाद के चिंतन में एक ऐसी सीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। उसे लगता है कि हाँ ये भी बोल सकता है, ये भी चल सकता है। वो निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझ लेता है, जैसे कार, पंखा, हवा, बादल, ये सब चीज़ों को वो सजीव समझता है। अगला है आत्म केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। ये क्या है, तो इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। उसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है या कर रही हूँ, तो ये है ईगोसेंट्रिज्म। उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके आगे पीछे या इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं। जैसे देखिएगा, एक उदाहरण तेजी से दौड़ता है तो सूर्य भी उसके साथ तेजी से चलना प्रारंभ कर देता है। तो ये क्या है, एनिमिज्म है। उसकी गुड़िया वही देखती है जो वह देखता है। पियाजे ने यह भी बताया कि जैसे जैसे बालकों का संपर्क अन्य बालकों एवं भाई बहनों से बढ़ता चला जाता है, उनके चिंतन में आत्म केंद्रिता कम होती जाती है। तो जैसे जैसे उन्हें अपने भाई बहनों से या फिर अपने फ्रेंड्स से ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं है, तब उसे सही चीज़ों का पता चल जाता है और वो आत्म केंद्रिता उसके अंदर कम हो जाती है। आगे देखिएगा, दूसरी अवधि क्या है, तो अंतर्दर्शी अवधि। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कड़ा पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप साधारण मानसिक क्रियाओं जो जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं, उन्हें वह कर पाता है। लेकिन इस मानसिक क्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वह नहीं समझ पाता है, वह सिर्फ रट लेता है इन चीज़ों को। अंतर्दर्शी चिंतन इस प्रकार का एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है। जीन पियाजे ने अंतर्दर्शी चिंतन की भी एक सीमा बताई है और वह यह है कि 4 से 7 वर्ष के बालकों के चिंतन पलटावी गुण नहीं होते हैं। जैसे देखिएगा, बालक यह तो समझ जाता है कि 2 × 2 क्या है, 4 हुआ, लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं समझ पाया कि 4 से अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो 2 कैसे बचा। तो कुछ चीज़ें उसे मतलब वो पलटावी रिवर्स नहीं कर पाता है कुछ चीज़ों को। आगे देखिएगा, अगली अवस्था है ठोस संक्रिया की अवस्था। ये 3rd स्टेज है, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक 2 वस्तुओं अर्थात ठोस वस्तुओं के आधार पर वे आसानी से मानसिक संक्रिया करके समस्या का समाधान कर लेते हैं, लेकिन उन वस्तुओं को ना देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या उपस्थित कर दी जाए तो ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रिया पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। जो चीज़ उन्हें दिखती है उस चीज़ के बारे में तो अच्छे से सोच लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं और उसका समाधान भी कर लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई चीज़ ना दिखे, सामने ना हो, तब वो उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। इस अवस्था में जैसे उन्हें 3 वस्तुएं A, B और C दी जाएं तो उन्हें देखकर वे आसानी से कह देंगे कि इसमें A B से बड़ा है और B क्या है, C से बड़ा है, अतः सबसे बड़ा कौन है, तो A है। लेकिन यदि उनसे ये कह दिया जाए कि जय अनु है और अनु बड़ा है मनु से, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर वह देने में असमर्थ रहेंगे। उन्हें मतलब ये चीज़ या तो सामने उन्हें दिखाई जाए, ऐसे कहे करके वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, यानी कि उन्हें नहीं समझ आता है। इसमें से जो चीज़ें वो नहीं देखते हैं उसे वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। इसका कारण यह है कि इस समस्या में ठोस संक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि समस्या क्या है, शाब्दिक कथन के रूप में कही जा रही है। अगर यही चीज़ सामने अनु और मनु क्या है सामने होते तो वो देखकर बता सकता था, लेकिन अगर सिर्फ कहा गया है तो वह नहीं बता सकता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि अवस्था में बालकों का चिंतन और तर्क प्राक संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत हो जाती है। और इस अवस्था के चिंतन की एक विशेषता भी है, इसमें पलटावी गुण भी आ जाता है। जैसे आपने ऊपर देखा था कि बच्चा
पलटावी गुण बच्चे के अंदर नहीं आता है, लेकिन इसमें क्या है आ जाता है। तो इस अवस्था में बालकों में 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिए गए हैं: संरक्षण, कंजर्वेशन, संबंध यानी कि रिलेशन, और वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें भी इस अवस्था के अंदर बालकों में आ जाती हैं। इस अवस्था में बालक तरल, लंबाई, भार, तत्व के संरक्षण से संबंधित समस्याओं का सामना कर लेते हैं और वे क्रमिक संबंधों से संबंधित समस्याओं का भी समाधान कर लेते हैं। अर्थात दी गई वस्तुओं को उनकी लंबाई या वजन के अनुसार घटते और बढ़ते क्रम में सजाने की उनकी क्षमता आ जाती है। वो सारी चीज़ें क्रम से चीज़ों को रख लेते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ दी जाए छोटे से बड़े, तो वो क्रम से चीज़ों को लगा लेंगे, नाप तौल भी सकते हैं, किसी का लंबाई, भार, सारी चीज़ें उनके अंदर इस अवस्था में आ जाती हैं। इसे पंक्तिबद्धता की संज्ञा दी जाती है, क्रम से लगाने की संज्ञा को। उसी तरीके से इस अवस्था में वस्तुओं के गुण के अनुसार उसे किसी एक वर्ग या उपवर्ग में छांटने की भी क्षमता विकसित हो जाती है। इतना होने के बावजूद ठोस संक्रियात्मक चिंतन की 2 प्रमुख सीमाएं भी बताई गई हैं, लिमिटेशन भी हैं। तो देखिएगा लिमिटेशन क्या है। तो इस अवस्था में बालक मानसिक संक्रियाएं तभी कर पाते हैं जब वस्तु ठोस रूप से उपस्थित की गई हो, यानी कि सामने अगर चीज़ें उपस्थित हैं तभी वह उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है इस अवस्था की। अगली लिमिटेशन क्या है। तो इस अवस्था में चिंतन पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है, क्योंकि बालक दी गई समस्या के तार्किक रूप से संभावित सभी समाधानों के बारे में नहीं सोच पाता है। तो ये 2 यहाँ पर लिमिटेशन बताई गई हैं। आगे देखिएगा चौथी अवस्था क्या है। तो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, यानी कि स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल। यह अवस्था 11 वर्ष से आरंभ होकर वयस्कावस्था तक चलती है और इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल हो जाता है और प्रभावी यानी कि इफेक्टिव भी हो जाता है। तो उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अब इस एज में वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जो भी चीज़ उनके सामने है या सामने नहीं भी है, तो भी इस एज के बालक या किशोर जो है वो हर एक चीज़ को सोच समझ सकते हैं। आगे देखिएगा तो इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए समस्या के एकांशों यानी कि आइटम्स को ठोस रूप से इसके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि उसके सामने कोई चीज़ हो तभी वह समझ पाएगा। इस अवस्था में बालक हर एक चीज़ों को समझ सकते हैं, चाहे उनके सामने कोई चीज़ हो या ना हो। इस तरह किशोरों के चिंतन में वस्तु निश्चितता तथा वास्तविकता की भूमिका अधिक बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्था की तुलना में सबसे अधिक वेरिएबल है तथा यह किशोरों की शिक्षा के स्तर से सीधे प्रभावित होती है। जिन बालकों का शिक्षा स्तर काफ़ी नीचा होता है उसमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होता है, लेकिन जिस बालक का शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा है उसमें औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा डिटेल से इन चारों अवस्थाओं को जो जीन पियाजे के अनुसार दी गई हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वो आपने देखा। तो अब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी पढ़ाई करते रहिए।